गुड आफ्टरनून दोस्तों। सत्येंद्र नाथ टैगोर इंस्टीट्यूट के सारथी प्रोग्राम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जीएस पेपर थर्ड के पार्ट ए के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र के बारे में हमने देखा कि अर्थशास्त्र एक व्यापक विषय है जिसमें हमने आर्थिक क्रियाओं को, जैसे आर्थिक क्रियाएं क्या क्या हो गई, उत्पादन, वितरण, ठीक है, उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग, इनके बारे में हमने देखा कि किस तरह से हम उत्पादन के जो संसाधन हैं उनका प्रयोग करके उनका किस रूप में वितरण करेंगे और उनका उपभोग किस रूप में होगा, और उसके लिए जो हमें एक्सचेंज होगा, जो विनिमय होगा, वो मुद्रा के रूप में भी हो सकता है या किसी वस्तु या सेवा के रूप में, ठीक है। इनके बारे में पढ़ने के बाद हमने ये देखा कि क्षेत्र कौन कौन से हैं अर्थव्यवस्था के, है ना, उसकी विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा। अर्थशास्त्र की विशेषताएं, थोड़ा सा हम इसे अभी रिकॉल करेंगे विशेषताओं को। इसके पहले हमने क्षेत्र पढ़े, सिद्धांत थे, है ना, अर्थव्यवस्था के सिद्धांत, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो इन सभी के बारे में हमने जाना और ये देखा कि जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो किस किस प्रकार की हैं। हमने उसे विकास के आधार पर भी देखा, संसाधनों के आधार पर भी देखा, ठीक है। हमने विकास के आधार पर हमने 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा था। सबसे पहली थी अल्प विकसित, दूसरी थी विकासशील और तीसरी थी विकसित अर्थव्यवस्था। इन तीनों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा, इनकी विशेषताएं क्या क्या होती है, किस रूप में विकसित है, किस रूप में विकासशील है ना, किस अर्थव्यवस्था को हम अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहेंगे, इनके बारे में हमने अच्छे से जाना। नेक्स्ट जो हमने लास्ट क्लास में देखा था वो हमने देखा कि हमारी विशेषताएं क्या होती है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। हम यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हमने पढ़ी, जिसमें हमने पहला देखा था कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है हमारे यहाँ की, है ना, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, और विकासशील अर्थव्यवस्था है हमारे यहाँ की। जो विशेषता है वो है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, विकासशील अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना, मिश्रित है, खुली अर्थव्यवस्था है, खुली और बंद अर्थव्यवस्था भी हमने पढ़ी थी, तो आप ये अच्छे से लिख पाएंगे विशेषताओं में। कार्यबल का विस्तार है हमारे यहाँ, जैसे हम जनसंख्या लाभांश के रूप में देख सकते हैं, ठीक है, जनसंख्या लाभांश के रूप में हमने इन्हें डिटेल में पढ़ा है, सिर्फ हम यहाँ एक रिकॉल कर रहे हैं। फिर कैसी है हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था, योजनाबद्ध है। किस टाइप की है, योजनाबद्ध है ना। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में हमने पंचवर्षीय योजना और नीति आयोग का जिक्र किया था। आयात प्रतिस्थापन वाली जो प्रतिस्थापन वाली योजना अर्थव्यवस्था है हमारे यहाँ की। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था है, ठीक है, किस किस तरह की है, आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर को हमने देखा था कि क्या कहलाता है, आत्मनिर्भर क्या होता है, कैसी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर कहलाती है। तो हमने इस तरह से अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। आगे हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था का महत्व क्या है ना। तो बहुत कम पॉइंट्स में हमें देखना है, हो सकता है आपसे 7 मार्क्स में पूछ लिया जाए, तो थोड़ा सा टाइम देकर हम इसे कंप्लीट करते हैं और फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था का महत्व क्या। देखिए महत्व क्या है, किसी भी देश की आर्थिक क्षमता, क्या महत्व होगा, किसी देश की आर्थिक क्षमता, किसी देश की आर्थिक क्षमता, संसाधन जो होते हैं, संसाधनों का जो है, संसाधनों के अधिकतम दोहन से हम समझेंगे। एक मिनट मैं लिख देती हूँ इसे, दोहन और विकास के उच्चतम स्तर तक पहुंचने में मददगार देखिए किसी भी देश की जो आर्थिक क्षमता है ना, आर्थिक क्षमता, या तो वो अल्प विकसित है तो वहाँ संसाधनों का जो यूज होगा वो कैसा होगा, कम हो पाएगा, है ना। और विकासशील है तो भैया संसाधनों का उपयोग तो हो रहा है लेकिन संभावित या कम मात्रा में हो रहा है। और अगर विकसित है तो वहाँ हमने हाई लेवल एक क्रॉस कर लिया है, वहाँ हमने संसाधनों का उच्चतम उपयोग कर लिया है। तो
किसी भी देश की आर्थिक क्षमता, संसाधनों के अधिकतम दोहन, है ना, आर्थिक क्षमता, संसाधनों के अधिकतम दोहन, संसाधनों का अधिकतम उपयोग और विकास, जो विकास है उसका उच्चतम स्तर प्राप्त करने के लिए हमें अर्थव्यवस्था की जरूरत होती है ना। हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, अगर हमें उसे विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है तो हमें क्या करना होगा, हमारी आर्थिक क्षमता हमें देखनी होगी, संसाधनों का हमें अधिकतम उपयोग करना पड़ेगा। अब संसाधन कौन से, वही हम सबसे स्टार्ट वाली पहली वाली क्लास में चले जाते हैं। कौन कौन से हो गए, भूमि पूंजी श्रम और साहसिक, हमने जो देखा था, है ना। तो विकास के उच्चतम स्तर तक पहुंचने में ये मददगार होगा। हम विकास के उच्चतम स्तर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम 2047 तक भारत को कैसा बनाना चाह रहे हैं, विकसित बनाना चाह रहे हैं, है ना। हमारा टारगेट है ना भाई, 2047 तक हमें क्या करना है, विकसित भारत की संकल्पना को पूर्ण करना है। तो वो किस रूप में होगा, तो हम ये देखेंगे अर्थव्यवस्था का महत्व इसी रूप में है कि आर्थिक क्षमता, संसाधनों का अधिकतम उपयोग या दोहन और विकास के उच्चतम स्तर तक पहुंचने में जो मददगार होगा, है ना, यही इसका महत्व है। क्या होता है और आर्थिक गतिविधियां आपने देखी, आर्थिक गतिविधियों के सुचारू संचालन में सक्षम होती हैं। आर्थिक गतिविधियों का सुचारू रूप से संचालन करने में सक्षम होता है और देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति के सुधार में सहायक है ना। देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति के सुधार में सहायक होता है। और क्या लिख सकते हैं हम कि गरीबी, बेरोजगारी और आय की असमानताओं को दूर करने में मददगार। भाई हम जब पढ़ेंगे हमें ये पता चलेगा आर्थिक रूप से हम कितने मजबूत हैं, कितने नहीं हैं। और जब हम आर्थिक रूप से आर्थिक क्षमताओं की बात करेंगे तो ये भी तो देखेंगे कि हमारा देश, गरीबी हमारे यहाँ कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, ठीक है, हम किस ओर जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम प्राथमिक से जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है वहीं पर हमारा जो कार्यबल है वो अधिक लगा हुआ है। तो इन सब की जानकारी हमें पता करने के लिए हमें अर्थव्यवस्था के बारे में जानना पड़ेगा ना, उसी की तो हमें ज़रूरत होगी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का ये महत्व है। इसी महत्व के कारण ही मतलब अर्थव्यवस्था के बारे में जानने के बाद ही हम इन सारी बातों का पता लगा सकते हैं कि हमें कहाँ निवेश करना है ना, हमारा जो व्यवसाय है वो किस रूप में है, व्यवसाय के, और हम उसमें क्या क्या सुधार कर सकते हैं, ठीक है, अवसरों में वृद्धि किस तरह से होगी। जब हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में हम जानेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें और क्या क्या अवसरों में वृद्धि करनी है, जिससे हम हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको हम विकसित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएं, या हम विकास जो है उसका, विकास के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर सकें। देखिए, मजबूत अर्थव्यवस्था होगी तो ही मजबूत राष्ट्र का जो सपना है वो साकार होगा। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए जो एक सबसे मजबूत पिलर है वो कौन सा है, वो धन है ना। तो यदि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और मजबूत किस रूप में होगी, यदि हमने विकास का उच्चतम स्तर प्राप्त कर लिया है, ठीक है। विकास का उच्चतम स्तर अगर हमने, भाई गरीबी कम होगी, लोगों के पास रोजगार होगा, अगर रोजगार होगा तो उनकी क्रय शक्ति क्षमता क्या होगी, अधिक होगी, है ना। वहाँ पर शिक्षा का स्तर अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा और वो एक लग्जरी लाइफ जी सकेंगे। तो ये सारा कैसे होगा, जब हमें ये पता चलेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था में भी क्या क्या कमियां हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए ही तो हमें ये देखना होगा ना कि हम किस स्तर पर हैं, अभी हम कहाँ हैं, अगर हमारे यहाँ गरीबी कितनी है, किस स्तर पर हमें लाकर कम करनी है, ठीक है। बेरोजगारी कितनी है, भाई 100 में से 63 लोग बेरोजगार हैं, और ये सारे के सारे कैसे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अब यदि 100 में से 63 लोग जो कि अपनी हायर एजुकेशन या माध्यमिक शिक्षा पूरी कर चुके हैं, है ना, तो अगर इन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, मतलब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। और बेरोजगारी यदि ज़्यादा है तो हमें इसे कम करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, हमें उद्योगों को किस रूप में प्रतिस्थापित करना होगा, सेवाएं हमें किस रूप में बढ़ानी होंगी, तो ये हम यहीं तो देखेंगे, ठीक है। अर्थव्यवस्था की अब ये हमने देखा कि अर्थव्यवस्था की मजबूती के साथ ही देश की जो एकता होती है, एकता और अखंडता भी तभी सुदृढ़ होगी, और संविधान के आदर्शों को प्राप्त करने का भी यह एक हमें मददगार पिलर साबित होगा, है ना। तो यदि हम इसे लिखना चाहें तो एक बार लिख सकते हैं चाहे तो, और नहीं तो मैं इसे आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड करा दूंगी। एक बार फिर से हम इसे देख लेते हैं कि क्या क्या होगा। किसी देश की आर्थिक क्षमता, संसाधनों के अधिकतम दोहन और विकास के उच्चतम स्तर को तक पहुंचने में मददगार साबित होगा ये, ठीक है।
आर्थिक गतिविधियों में सुचारू संचालन में सक्षम है, आर्थिक गतिविधियों के सुचारू संचालन में सक्षम होता है। देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सकता है ना, मजबूत करने में ये सहायक हो सकता है। गरीबी, बेरोजगारी और आय की असमानता को दूर करने में मददगार हो सकता है। निवेश और व्यवसाय के अवसरों में वृद्धि की संभावना हो सकती है, ठीक है। और मजबूत अर्थव्यवस्था से मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है, मजबूत राष्ट्र का जो सपना है वो साकार होता है। तो इस तरह से हम इसके महत्व के बारे में लिख सकते हैं। आगे हमारे पास एक पॉइंट और चुनौतियों को देखेंगे कि चुनौतियां कौन कौन सी हैं। हमने महत्व देखा, हमने इसकी विशेषताएं देखी, इन आधारों पर हम चुनौतियां लिख सकते हैं जिस हिसाब से जितना अभी हमने पढ़ा है। यदि आप चाहें तो चुनौतियां खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम फिर से यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि चुनौतियों से रिलेटेड हो सकता है आपके पास एक 10 मार्क्स में या 7 मार्क्स में कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए जिसमें ये पूछा जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था किन चुनौतियों से जूझ रही है ना, इसके समाधान, इनका समाधान या इनका सुझाव दीजिए, या भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने किन किन चुनौतियों को किन ये सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, है ना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आपसे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं जिसका आंसर आप अच्छे से लिख सकें, जिसमें आप थोड़े से डेटास को अपडेट कर दें, है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चुनौतियां कौन कौन सी। पहली चुनौती हम देखते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी हमारे यहाँ काफ़ी, यदि हम देखें, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी, है ना, जिसे शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो इसका यदि डेटा देखा जाए 2025 का, तो हमारे यहाँ जो बेरोजगारी की जो दर है ना, वो कितनी है? 8.5%। बेरोजगारी की जो दर है वो कितनी है? 8.5%। ये काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें भी यदि देखा जाए तो 20% से अधिक इसमें कौन है? युवा हैं, खासकर वैसे युवा जो अपना ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हैं, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हैं। तो 20% से अधिक लोग इसमें वैसे बेरोजगार हैं जो युवा हैं और जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो ये वाली ये जो बेरोजगारी है ना, ये क्या कहलाती है? ये जॉबलेस ग्रोथ को दर्शाती है हमारे यहाँ पर। हमारी जो जीडीपी है, जीडीपी को किस रूप में दर्शाती है? जॉबलेस ग्रोथ के रूप में दर्शाती है। तो पहली जो हमारी चुनौती है वो आ गई बेरोजगारी। दूसरे नंबर पर हम किसे देख सकते हैं? आय की असमानता, है ना। आय में हमारे यहाँ असमानता है, ये तो हमने पहले भी देखा है, हमने पहले भी पढ़ा है। देखा क्या है, आपने कई बार सुना होगा। तो आय की जो असमानता है वो हमारे यहाँ क्या है? काफ़ी अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट हम और क्या देख सकते हैं? अच्छा, आय की असमानता के लिए यदि आप डेटा अपडेट करना चाहें, हर पॉइंट में आपको डेटा अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है ना। कहीं कहीं पर आपको लिखना है, बाकी सब जगह आपको बेसिक लिखते हुए जाना है। बहुत ज़्यादा करंट अपडेट करने की या उसमें बहुत ज़्यादा आंकड़े डालने की कोशिश ना करें। कई बार क्या होता है, आंकड़े लगभग में अगर हम लिख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन यदि हम उनको एग्जैक्ट रूप में लिख रहे हैं और यदि वो बदल गए तो वहाँ आप फंस जाएंगे, वहाँ आपके नंबर जो हैं वो कट जाएंगे। तो कोशिश कीजिए जहाँ आपको एग्जैक्टली पता है वहीं आप डेटास को लिखें। बेरोजगारी दर हम यहाँ पे हमने बताई है कि CMI की जो रिपोर्ट है उसमें कितनी बेरोजगारी दर बताई है? 8.5%। अब जो आय में असमानता है, आय की जो असमानता है ना, उसमें एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट, है ना। तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार 2024 की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार देश की जो 77% संपत्ति है, 77% संपत्ति कितने लोगों के हाथ में है? मात्र 10% लोगों के हाथ में है। कितने लोगों के हाथ में? मात्र 10% लोगों के पास है। तो ये आय में असमानता दर्शाती है। बाकी के जो 90% है उनके पास कितनी है? मात्र 33%, सॉरी 23%, है ना। तो 23% संपत्ति जो है वो कितने लोगों के हाथ में है? 90% लोगों के हाथ। और जो 77% संपत्ति है वो कितने लोगों के पास है? 10%। मतलब कि ये काफी बड़ा आंकड़ा, ये काफी मतलब गहरी खाई है। तो आय में असमानता भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने एक बड़ी चुनौती है।
ठीक है। थर्ड नंबर पर हम देख सकते हैं गरीबी, है ना, और कृषि पर निर्भरता, कृषि पर निर्भरता। भाई इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसकी 50% से अधिक जो जनसंख्या है वो कौन से क्षेत्र में लगी है, वो प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई है ना। तो ये जो प्राथमिक क्षेत्र है इससे हमें द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उन लोगों को पहुंचाना है। तो ये हमारे सामने अभी एक चुनौती है कि हम किस रूप में और किस तरह से इन्हें पहुंचाएंगे। अगला क्या हो सकता है, और कौन कौन सी हो सकती है? इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, हम इसे महंगाई भी बोल सकते हैं, है ना। जो सीपीआई का डेटा है वो कितना है, खुदरा महंगाई दर जो है हमारे यहाँ के, जो सीपीआई का डेटा है वो कितना है, 5.2%। मतलब हमारे यहाँ महंगाई इतनी है, हमारे यहाँ जो मुद्रास्फीति की दर है वो बढ़ी हुई रहती है ना। खाद्य मुद्रास्फीति कई बार 10 से 15% तक पहुंच जाती है। ये जो है मतलब जो खाद्य वाली है ना, जैसे कि सब्जियां, दाल, चावल, ठीक है। तो ये जो महंगाई है ये कहाँ तक पहुंच जाती है, 15% तक पहुंच जाती है, जिसका असर किस पर होता है, मध्यम वर्ग पर और गरीबी, मतलब जो गरीब है और जो मध्यम वर्ग है इन्हीं पर तो इसका असर होता है। तो ये भी हमारे सामने एक मुख्य चुनौती है, ठीक है। और कौन कौन सी चुनौतियां हमारे सामने हैं? गरीबी, हमने निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न प्रति व्यक्ति आय, आय को हमें बढ़ाना है। विकसित भारत का लक्ष्य यदि हमें पूरा करना है तो विकसित भारत के लक्ष्य के लिए हमें आय कितनी करनी है, 14.9 लाख हमें ये करनी है, जो कि अभी वर्तमान में हमारी कितनी है, ये हमारा क्या है, लक्ष्य है, यहाँ तक हमें पहुंचना है। और जबकि हमारी वर्तमान में कितनी है, 2.35 या 2.36 के अराउंड, लगभग 2,36,000 हमारी वर्तमान प्रति व्यक्ति आय है ना। तो अभी हमारी कम है, हमें विकसित भारत की ओर जाना है। तो ये हमारी जो निम्न प्रति व्यक्ति आय है इसे हमें आगे बढ़ाना है, पूरा करना है। तो ये भी हमारे सामने अभी एक बड़ी चुनौती है कि इसे इस आंकड़े तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना होगा, अभी हमें कई गुना बढ़ानी है ना। फिर जो पूंजी निर्माण की दर है हमारी, है ना, पूंजी निर्माण की जो दर है वो भी हमारी कैसी है, निम्न है। पूंजी निर्माण की दर हमारे पास निम्न है। पूंजी में क्या क्या आता है हमारे, तकनीक भी आता है और मनी भी आती है, तकनीक भी और धन भी। भाई लोगों के पास रोजगार ही नहीं है, लोगों की आय कम है, तो वो बचत कैसे करेंगे, है ना, वो बचत तो कर ही नहीं पाएंगे। तो पूंजी निर्माण कैसे होगा। और तकनीक, हमारे जो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये होगा कि तकनीकी पिछड़ापन, यदि हमारे यहाँ तकनीकी पिछड़ापन है तो हम पूंजी निर्माण कैसे कर पाएंगे। तो पूंजी निर्माण की दर हमारी क्या हुई, निम्न हुई, निम्न पूंजी निर्माण की दर। तकनीकी पिछड़ापन है हमारे यहाँ, टेक्नोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं वो अभी उतनी अपडेट नहीं है, हमें अपडेट टेक्नोलॉजी की जरूरत है। आप ये देखिए, आप यहीं लीजिए 4G और 5G, आप ज्यादा अच्छे से देख पा रहे होंगे कि 5G जो हमारे यहाँ का ये इंडिया में जो 5G लॉन्च हुआ है, तो क्या उतनी अच्छी स्पीड आ पा रही है, क्या हम उस स्तर को पहुंच पा रहे हैं, है ना। तकनीकी पिछड़ापन है हमारे यहाँ। और कौन कौन सा हो सकता है, औद्योगिक क्षेत्र की सुस्ती, औद्योगिक क्षेत्र की सुस्ती। देखिए हमने भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विकासशील विशेषता है इसकी, है ना, उसमें भी हमने ये देखा था कि हमने क्या किया, हम प्राथमिक क्षेत्र से डायरेक्ट तृतीय क्षेत्र पर जाके पहुंचे, है ना। हमने सेकेंडरी जो क्षेत्र था, सेकेंडरी सेक्टर था, इसको हमने स्किप कर दिया था। तो जो जीडीपी का जो जीडीपी में जो सेकेंडरी सेक्टर का जो योगदान है ना, सेकेंडरी सेक्टर का जो योगदान है वो कितना है, ओनली 26% है। तो ये हमें इसे बढ़ाना है, ये हमारे लिए एक क्षेत्र की सुस्ती, ये हमें बढ़ाना है, ये भी हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। फिर हम ये देख सकते हैं राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा भी हमारे लिए एक चुनौती है।
किस रूप में है? भाई सरकार को सामाजिक योजनाएं चलानी पड़ रही हैं, सब्सिडी देनी पड़ रही है ना? रक्षा पर अधिक व्यय करना पड़ रहा है। अभी हमने देखा कि पहलगांव में इतना बड़ा अटैक हुआ, पहलगांव अटैक जो हुआ, वहां पे हमने जो रक्षा पे व्यय किया था वो अभी हमें काम आया? अभी हमने उन चीजों को यूज किया, जो जो फाइटर प्लेन्स हमने खरीदे थे, जितना हमने उस पर खर्च किया, तो वो कहीं ना कहीं हमने अभी बताया है कि ये यूज जो जो हमने खर्च किया था वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल था। तो राजकोषीय घाटा लेकिन इससे बढ़ा है ना, हमने रक्षा पर अधिक व्यय किया, हम सब्सिडी दे रहे हैं, किस पर दे रहे हैं? जैसे गैस पर, पेट्रोल पर, है ना, इन सब पर हम सब्सिडी दे रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए एक बर्डन है। सामाजिक योजनाएं चलाई जा रही हैं, कैसी? जैसे कि मध्य प्रदेश में चल रही है लाडली बहना योजना। तो ये जो लाडली बहना योजना चल रही है, 1350 रुपए पर मंथ जो महिलाओं को दिए जा रहे हैं, ये एक तरह से राजकोषीय घाटा को बढ़ा रहे हैं ना। भाई हम व्यय अधिक कर रहे हैं, हमारे पास आय उतनी नहीं हो रही है, लेकिन हम व्यय अधिक कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। कितना परसेंट है जीडीपी का? जीडीपी का 5.1% है। 5.1% राजकोषीय घाटा है 2024-25 के अनुसार। 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार यदि देखा जाए तो जीडीपी का 5.1% जो है वो राजकोषीय घाटा है। और शिक्षा और स्वास्थ्य पर हम कम खर्च करते हैं, है ना? निम्न शिक्षा का स्तर या निम्न स्वास्थ्य का स्तर, तो इस तरह से आप और भी चुनौतियों को अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ जो जो मेन चुनौतियां थी वो मैंने लिख दी हैं, वो मैंने आपको बता दी है। तो यदि हमें विकास की धारा से, है ना, विकास की धारा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमारी आर्थिक प्रगति को मजबूत करना होगा। और हमारी आर्थिक प्रगति किस तरह से मजबूत होगी? यदि हम इन चुनौतियों का सामना करें। इन चुनौतियों के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने होंगे, क्या क्या सुझाव हम दे सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं जिससे ये जो राजकोषीय घाटा है इसे हम 3% के अराउंड ले आए। भाई धीरे धीरे ही तो कम करेंगे ना। हो सकता है पहले हम 4 पे लाएं, फिर हम 3 पे लाएं, फिर हम 2 पे आए। तो क्या कर सकते हैं, इनके लिए क्या क्या उपाय होंगे, वो हम यहाँ कोशिश करेंगे। जब हमें चुनौतियां पता चलेगी तभी तो हम सुझाव दे पाएंगे। तो क्या सुझाव हो सकते हैं ये आप मुझे बताएंगे। ये हम नहीं, इस बार हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या सुझाव हो सकते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं, ये आप बताएंगे। तो आइए आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये हमारा यहीं पर समाप्त हुआ, अर्थव्यवस्था की चुनौतियां, अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, इसका महत्व, ये हमने यहीं समाप्त किया। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? विकसित भारत। क्या है विकसित भारत @2047 2047 तक भारत को किस रूप में स्थापित करना है? विकसित भारत के रूप में। वर्तमान में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकासशील अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था के हमने कुछ मानदंड देखे थे। क्या क्या मानदंड के आधार पर उन्हें कौन सी अर्थव्यवस्था को किस आधार पर रखा जाता है? वो विकासशील है या विकसित है या अल्प विकसित है? देखिए 1947 में जब भारत आजाद हुआ उस समय हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी? वो काफी खराब, बहुत ही दयनीय स्थिति थी, है ना। देश उस समय गरीबी से जूझ रहा था। गरीबी अभी भी है लेकिन उस समय काफी अधिक थी। गरीबी से हम जूझ रहे थे। और तब से लेके हम अभी तक कौन से दौर में हैं? विकासशील अर्थव्यवस्था के दौर में है ना, अर्थव्यवस्था के दौर में। अब हम क्या चाह रहे हैं? देखिए 1947 से 2047 के बीच जो 100 वर्ष हुए हैं, तो ये जो 100वीं वर्षगांठ जब रहेगी, 100वीं वर्षगांठ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत के रूप में मनाने की उद्घोषणा की। 2047 तक हम भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया है ना। ये जो सपना है, ये स्वप्न से लेकर संकल्प तक की जो यात्रा है, ये कब तक की है? स्वप्न से लेकर संकल्प तक की ये जो यात्रा है, ये कब तक? 2047 तक की है। ठीक है, 2047 तक हम क्या करेंगे? विकसित भारत के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। नीति आयोग जो है, नीति आयोग द्वारा
भारत के आने वाले 25 वर्षों, है ना, नीति आयोग ने क्या डिसाइड किया कि नीति आयोग भारत के जो आने वाले 25 वर्ष हैं, तो 25 वर्ष को किस विकास मॉडल के रूप में परिभाषित किया, या जो ये परियोजना लाई गई ये किस रूप में लाई गई, विकसित भारत के को विकासशील भारत को विकसित भारत के रूप में परिवर्तित करने के लिए। क्या चाहते हैं हम? 2047 तक विकासशील भारत को विकसित भारत के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं। क्या उद्देश्य होंगे इसके, विशेषताएं क्या होंगी, है ना, इसके कौन कौन से स्तंभ होंगे, इसकी क्या क्या पहलू होंगे इनके, इन सभी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि विकसित भारत जो हम बनाना चाह रहे हैं, है ना, इसका ये जो सपना है ये हम किस रूप में देख रहे हैं, किन आधारों पर हम ले रहे हैं, ये जो परिकल्पना है इसकी मूल आत्मा क्या है ना, ये जो विकसित भारत की जो परिकल्पना है इसका मूल आधार क्या है, मतलब हम क्या चाहते हैं। केवल आर्थिक समृद्धि ही नहीं चाहते हैं, आर्थिक समृद्धि नहीं, हम आर्थिक विकास चाहते हैं। आर्थिक समृद्धि नहीं, आर्थिक विकास। और आर्थिक विकास किस रूप में? सांस्कृतिक, आत्मगौरव, सामाजिक न्याय और तकनीकी नेतृत्व का इसमें पूरी तरह से मिश्रण हो। क्या क्या हो इसमें? सांस्कृतिक, आत्मगौरव, सामाजिक न्याय और तकनीक। नेतृत्व का मिश्रण। ठीक है। 140 करोड़ भारतीय जो हैं, हमारे यहाँ की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, उन सभी के सहयोग से, है ना, लोक आधारित विकास को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए क्या कहा? एक जो नारा दिया गया, वो नारा क्या है? सबका साथ, सबका विकास। सबका विकास। लेकिन इसके आगे और क्या जोड़ते गए? बजट में इसके लिए एक लेखा जोखा दिया गया, जिसमें कहा गया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका प्रयास, है ना, ये विकास मंत्र दिया गया। ये विकास मंत्र दिया गया, है ना। क्या कहा कि सबका साथ होगा तो सबका विकास होगा, और सबका विकास करने के लिए पहले विश्वास तो बनाना होगा ना, तो सभी को विश्वास बनाना होगा और सबको एक साथ प्रयास करने होंगे, तभी जाके ना हम विकसित भारत की संकल्पना को पूर्ण कर पाएंगे। इस संकल्पना को पूर्ण करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, क्या करना होगा? हमें करना होगा इस सपने को पूरा करने के लिए 30 ट्रिलियन, जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी जीडीपी है ना, उसे 30 ट्रिलियन डॉलर, 30 ट्रिलियन या जो प्रति व्यक्ति आय है, हमारी प्रति व्यक्ति आय, वो हमें कहाँ तक करनी होगी, कहाँ तक पहुंचानी होगी? लगभग $18,000, है ना। 18, या तो हमें 30 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी या प्रति व्यक्ति आय जो हमारी होगी वो $18,000 यदि होगी, तो हम क्या कहलाएंगे? हम विकसित भारत कहलाएंगे। मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था होगी वो क्या होगी? विकसित हो जाएगी। इसके लिए क्या चाहिए? अच्छा, यदि हमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास चाहिए, उसके लिए हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी जो हमारी जनसंख्या है, अभी कौन सा जो हमारी जनसंख्या का जो युवा वर्ग है वो सबसे अधिक है, तो युवा वर्ग हमें कैसा चाहिए? स्किल्ड चाहिए। स्किल्ड होगा तभी तो हम इस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे, है ना। तो इस स्किल को बढ़ाने के लिए हम और आगे क्या करेंगे, आगे देखते हैं। तो अब फिलहाल हमें क्या देखना है कि 30 ट्रिलियन डॉलर या प्रति व्यक्ति आय हमारी कितनी होनी चाहिए? $18,000, है ना। 18, यदि इन दोनों में से कोई भी एक लक्ष्य हम पूरा कर लेते हैं, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो क्या कहलाएगी? विकसित अर्थव्यवस्था कहलाएगी।
ठीक है। और ये जो लक्ष्य है हम ये किस रूप में कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पूरे जो 140 करोड़ जो हमारी जनसंख्या है उन सभी के सहयोग से, है ना, उन सभी का विकास करके हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अच्छा, विकसित भारत के उद्देश्य क्या क्या है ना? विकसित भारत के उद्देश्य, इसके पहले हम ये देख लेते हैं। सपोज आपसे ये पूछा जाए, 2 मार्क्स में पूछा जाए कि विकसित भारत क्या है या विकसित भारत की संकल्पना क्या है, तो यदि आपको इसे 2 मार्क्स में लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? तो हम लिख सकते हैं कि नीति आयोग द्वारा या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2047 तक आजादी की 100वीं वर्षगांठ, है ना, 100वीं वर्षगांठ पर भारत को जो विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको 30 ट्रिलियन बनाना मुख्य उद्देश्य है। और यही विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने का लक्ष्य है ना। भारत वर्तमान में जो है हमारी अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो कि अब जापान को पीछे छोड़ते हुए हम 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। विकासशील देश में हमने कुछ तो स्टेप्स क्या क्या थे कि 2027 तक ना, 2027 तक हमारी जो जीडीपी है उसे हमें कहाँ तक ले जाना है? 2027 तक हमें थर्ड मतलब तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में आना है ना। जीडीपी जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो अभी कौन सी है? 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो 2027 तक हमने क्या लक्ष्य रखा है कि हमें तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होना है। ये भी विकासशील देश, हमने इसके लिए कुछ स्टेप बनाए हैं। तो ये जो स्टेप है हमारे क्या हो गए? ये सबसे पहला कि 2027 तक हमें तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बननी है और जीडीपी को कहाँ तक ले जाना है? 5 ट्रिलियन तक। जीडीपी को कहाँ तक ले जाना है? 5 ट्रिलियन तक। देखिए 2047 तक का जो लक्ष्य है वो हमारा क्या है? 30 ट्रिलियन। लेकिन 2027 तक हमें क्या करना है? हमें तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होना है और जीडीपी को कहाँ तक ले जाना है? 5 ट्रिलियन तक। समझ गए इतना? ये क्या है कि बहुत ही व्यापक योजना है ना, व्यापक योजना है और बहुआयामी योजना है। व्यापक योजना है और बहुआयामी योजना है। इसमें कई सारे डायमेंशंस है, इसके कई सारे पहलू हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे। तो अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमने ये देखा कि हमें कहाँ तक इसे 30 ट्रिलियन और या फिर 30 ट्रिलियन, यदि एग्जैक्ट देखा जाए तो 29.02 का लक्ष्य हमारा, तो लगभग हमने 30 ट्रिलियन माना है। तो इससे अधिक या तो ये या $12,700 से अधिक हमारी यदि प्रति व्यक्ति आय होगी तो हम विकसित भारत का लक्ष्य पूर्ण कर पाएंगे, है ना। वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, 2,36,000 के लगभग है ना, 2,36,000 के लगभग है, जिसे यदि हम डॉलर के रूप में देखें तो $2880। वर्तमान में जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है? $2880, जिसे हमें कहाँ तक लेकर जाना है? 12,700 से अधिक यदि हमारी प्रति व्यक्ति आय होगी तो हम विकसित भारत के रूप में स्थापित होंगे। और क्या होगा? कम से कम भारत के 10 शीर्ष जो संस्थान है ना, भारत के जो संस्थान है विश्व के 100 संस्थान है उनमें शामिल हो। मतलब टॉप 100 में जो वर्ल्ड रैंकिंग होती है, वर्ल्ड रैंकिंग जो होगी, तो टॉप 100 में कम से कम भारत के कितने हों? 10 हों। हम ये नहीं बोल रहे वो चाहे 99वां ही क्यों ना हो या वो 100वां ही क्यों ना हो, लेकिन कम से कम 10 संस्थान हमारे ऐसे होना चाहिए जो टॉप में शामिल हो।
सुशासन की स्थापना, सुशासन की स्थापना करना, सुशासन की स्थापना करना मतलब जनता की भागीदारी को अधिक से अधिक बढ़ाना, जनता की भागीदारी को बढ़ाना। अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी स्किल्ड युवाओं की, ठीक है, स्किल्ड यूथ, सॉरी, है ना। युवाओं को क्या करना है, भारतीय युवाओं को कौशल प्रदान करना, मतलब युवा कैसे होंगे, स्किल्ड होंगे। ये उद्देश्य है हमारा, विकसित भारत के उद्देश्य हैं। तो उद्देश्य में हम क्या क्या करेंगे, सुशासन की स्थापना, ठीक है, युवाओं को कौशल बनाना, युवाओं को कौशल बनाना, और भारत के कम से कम 10 संस्थान ऐसे हों जो किसमें शामिल हों, वर्ल्ड के टॉप 100 में शामिल हों। फिर डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना, अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना। ये सारे क्या हो गए, ये हमारे उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों के माध्यम से हम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। और क्या होगा इसमें, रक्षा एवं अंतरिक्ष में भारत को आत्मनिर्भर बनाना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना। देखिए इन उद्देश्यों को आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, है ना। हमें इसे मेंस के हिसाब से भी, और हो सकता है कि इन उद्देश्यों को कभी प्रीलिम्स में भी पूछा जाए। हाल ही में अभी पेपर हुआ था उत्तराखंड पीसीएस का, जिसमें ये पूछा गया है कि विकसित भारत के उद्देश्य क्या हैं, जिनमें डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन, युवाओं को कौशल युक्त बनाना, रक्षा एवं अंतरिक्ष में भारत की आत्मनिर्भरता, ये सभी पॉइंट्स दिए थे और पूछा गया था कि इनमें से कौन कौन से इसमें शामिल है और कौन से नहीं हो। तो हमें ये सभी पॉइंट्स को ध्यान से देखना होगा, है ना। उसी के आधार पर हो सकता है हमारे यहाँ भी एमपीपीएससी में ये प्रश्न पूछ लें, तो आप इसे प्री और मेंस के अकॉर्डिंग ही देखिएगा। हम इसे किस रूप में हमें इसे लिखना है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ इसके मेन जो पॉइंट्स हैं उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के बाद इसकी विशेषताएं क्या होंगी, वर्तमान स्थिति इसकी क्या होगी, हम इसका एक तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे, संभावनाएं क्या होंगी, है ना, प्रयास क्या क्या रहेंगे, मापदंड क्या हैं इसके, और स्तंभ क्या रहेंगे, ये सारी बातों को भी आगे हम देखेंगे। तो फिलहाल हम इसके उद्देश्य देख रहे हैं। तो रक्षा एवं अंतरिक्ष में भारत को आत्मनिर्भर बनाना, ये भी इसका एक उद्देश्य है, ठीक है। तो ये हमने देखे कि इसके उद्देश्य क्या है ना। आगे हम देखते हैं कि इसके स्तंभ क्या होंगे, विकसित भारत के स्तंभ कौन कौन से हैं। स्तंभ है इसके युवा, ठीक है, किसान, महिलाएं और गरीब। तो ये विकसित भारत के स्तंभ हैं, कौन कौन से, युवा, गरीब, महिलाएं और किसान। सबसे पहले हम युवाओं के बारे में बात करें तो हमारे देश की जो जनसंख्या है 140 करोड़, जिसमें से 60 से 70 करोड़ जो जनसंख्या है हमारे यहाँ की, वो क्या है, 35 वर्ष से कम आयु की है। 35 वर्ष से कम आयु की है, मतलब कि काफी 50% के आसपास हमारे यहाँ यूथ है, और वो यूथ भी कौन सा है, 35 एज से कम है ना। तो यदि ये बेरोजगार हैं, है ना, यदि इनमें स्किल्ड नहीं है तो कैसे होगा, तो हमें क्या करना होगा, इन्हें स्किल्ड बनाना होगा, स्किल्ड करना होगा। मानव संसाधन कैसे बनेगा भाई, मानव संसाधन किस रूप में, हमें मानव संसाधन के रूप में भी तो आगे स्थापित करना है। तो मानव संसाधन कैसे बनेगा, शिक्षा और कौशल से। यदि हम इन्हें शिक्षा प्रदान करें और हमें कौशल प्रदान करें तो एक अच्छा मानव संसाधन हमारे पास तैयार हो जाएगा। जब हमारे पास इतनी मात्रा में इतने अधिक युवा हैं, है ना,
तो हम बेरोजगारी को कम करके उन्हें शिक्षा और कौशल के द्वारा एक अच्छा मानव संसाधन हम उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसान की। तो हमने सबसे पहले ही देखा था कि हमारे यहाँ के जो जनसंख्या है, हमारे यहाँ की जो जनसंख्या है वो प्राथमिक क्षेत्र में अधिक लगी हुई है ना। 50% से अधिक जो जनसंख्या है हमारी वो कौन से क्षेत्र में लगी हुई है, कौन से क्षेत्र में उनका योगदान है, कृषि क्षेत्र में लगी हुई है ना। लोगों की संख्या वहां पर कितनी है, 50% से अधिक है। तो यदि इनका योगदान हम सेकेंडरी सेक्टर या टर्शरी सेक्टर में बढ़ा दें, है ना, इनका जो यदि जीडीपी में हम इस क्षेत्र में इन सेक्टर्स में इनका योगदान बढ़ा दे तो क्या होगा, श्रम बल हमारे पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, श्रम बल बढ़ जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पर आती हैं हमारे पास महिलाएं, है ना। सिर्फ महिला सशक्तिकरण की यदि हम बात कर रहे हैं, हम जमीनी स्तर पर सिर्फ किताबों में लिख रहे हैं या बड़ी योजनाएं चला रहे हैं और जमीनी स्तर पर इस पर काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना होगा, है ना। जनसंख्या में 50% के अराउंड हमारे पास महिलाएं हैं, तो यदि इन महिलाओं का योगदान बढ़ जाए तो क्या होगा, जीडीपी और हमारी ग्रोथ करेगी। महिलाओं का योगदान यदि बढ़ जाएगा तो हमारी जीडीपी क्या होगी, और अधिक ग्रोथ करेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है गरीबी। भाई गरीबी क्या होगा, गरीबी उन्मूलन का नारा हम शुरू से देते आ रहे हैं, और किस रूप में कर जी के माध्यम से हमें जो गरीबी उन्मूलन को जो लक्ष्य रखा गया है उसे हमें प्राप्त करना है। नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया था 2022-23 में, है ना। 2022-23 में गरीबी जो हमारे यहाँ है वो घटकर 11.28% रह गई है, 11.28% रह गई है, जो कि पहले कितनी थी, यदि 13-14 की बात की जाए तो 29.17% थी, है ना। तो गरीबी में हम क्या कर रहे हैं भाई, हम गरीबी में हमारे यहाँ कमी आती जा रही है, गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को हम आगे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखते हैं। तो इस तरह से ये इसके स्तंभ हुए, युवा, किसान, महिला और गरीब, जिनके माध्यम से हमें विकसित भारत की जो संकल्पना है, मतलब ये जो यदि हम युवाओं को स्किल्ड करते हैं, यदि किसान जो है जो प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं, यदि हम इन्हें द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र में ट्रांसफर करते हैं, महिला सशक्तिकरण से हम श्रम बल को बढ़ावा देते हैं और गरीबी उन्मूलन यदि करते हैं, जिससे हम हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है इसको यदि बढ़ाते हैं, तो हम विकसित भारत की ओर अग्रसर रहेंगे। तो ये हमारे क्या हो गए, स्तंभ हो गए। आगे हमें देखना है कि विकसित भारत के आयाम क्या क्या हैं, है ना। विकसित भारत के आयाम या पहलू, कौन कौन से पहलू होंगे जिनके आधार पर हम विकसित भारत की संकल्पना को पूर्ण कर सकेंगे। अब ये जो आयाम है, इनके सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी, इसकी विशेषताएं क्या हैं, या इसका जो हम एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसे अच्छे से देखिएगा। इसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इन्हें आपको याद करना है, जो आपको प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी काफ़ी काम आएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।